लोकसभा चुनाव में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर के अंदर आती है। हम इस समय अनंतनाग और राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। ये काजीगुंड का क्रालो कुंड इलाका है। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पीडीपी का नेतृत्व कर रही हैं, तो इनके सामने एनसी से खड़े हैं मियां अल्ताफ। साथ में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है। टक्कर कांटे की है। पिछली बार एनसी का कैंडिडेट यहाँ से जीता था, जीत हासिल की थी, और इसीलिए इस बार महबूबा मुफ्ती के लिए ये राह आसान नहीं है। इस समय यहाँ पर महबूबा मुफ्ती सभी लोगों को संबोधित कर रही है। यहाँ पे ये क्रालो कुंड का इलाका है, जो कि काजीकुंड का मेन एक एरिया है, और यहाँ पर काफ़ी डेंस आबादी है। मुद्दा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, उसके अलावा जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो है, उसके अलावा जो यहाँ पर कम्युनिटी वाइज कास्ट वोट हैं उनको भी जिक्र करते हुए, उनका जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती यहाँ पर सभी को संबोधित कर रही हैं। और ये आतंकवाद का जो इस समय सिचुएशन है, शांति हुई या नहीं, उसके अलावा यहाँ पे लोगों का विकास हुआ या नहीं, इन सभी मुद्दों को लेकर महबूबा मुफ्ती यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको संबोधित कर रही हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको सुनने के लिए आए हैं, और इसी के ज़रिए वो एक बार फिर से अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो एनसी यहाँ से जीत हासिल करके यहाँ से एमपी बने, लेकिन इस बार एनसी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दाव आजमाया है मियां अल्ताफ के ऊपर, और इसीलिए उनके ठीक सामने है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। इस पूरे चुनाव में महबूबा मुफ्ती का साथ देने के लिए जहां उनके पार्टी वर्कर्स हैं, तो वहीं उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस समय बागडोर संभाल रखी है, और अलग अलग जगहों पर दोनों एक साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि यहां पर जीत वो हासिल कर सके। लेकिन राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती हैं। मैम, कितनी तैयारी के साथ आप इस बार इलेक्शन में उतर रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों की अपेक्षा इस बार आपको लग रहा है वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होगा, जो जनमत आधार है आपका वो फिर से आपके साथ जुड़ेगा? नहीं, ये मेरी बात नहीं है। जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ख़ासकर 2019 के बाद, जिस तरह लोगों का दम घुटता है, जिस तरह लोगों को कोई मौका नहीं मिला अभी तक अपनी बात बताने का कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, जो हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हुआ, हमारे वादों के ख़िलाफ़ हुआ, वादा खिलाफ़ी हुई। तो मैं समझती हूँ पार्लियामेंट इलेक्शन एक मौका है यहाँ के लोगों को अपनी बात बताने का, अपनी जो उनके दिल में जो भड़ास है वो निकालने का। तो इसमें मुझे लगता है लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और लोग समझते हैं कि कोई हमारी बात करे, क्योंकि जो नैरेटिव चल रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ सब चंगा है, क्योंकि टूरिस्ट आता है वो एक सेल्फी लेता है तो वो कहता है यहाँ सब ठीक है, मगर अंदर से लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत दुखी हैं, और दिल टूट गया है लोगों का। तो मुझे लगता है लोग आएंगे और वोट डालेंगे। आपको लगता है, जैसे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हालात सुधर गए, कश्मीर में लास्ट लेग पे टेररिज्म है और उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, जब आप किसी को गर्दन काट देंगे फिर तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो खामोश हो जाएगा। वही हाल आपने जम्मू कश्मीर का इन्होंने कर दिया। जम्मू कश्मीर को इन्होंने मार दिया। तो जब किसी को आप मार देते हो, किसी को आप ख़त्म करते हो, तो फिर वो कहाँ चीखेगा, चिल्लाएगा कहाँ, कैसे? आपने किसी को बीमारी थी, तकलीफ थी, खांसी थी, उसके मुंह पे टेप लगा दिया, उसके हाथ पीछे से बांध दिए, अब बोलते हो खांसी ठीक हो गई। तो ऐसा तो नहीं होता है। लोग बहुत तकलीफ में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और लोग बहुत खौफ में हैं, डर में हैं। उनको लगता है अगर हम कोई बात करेंगे तो शाम को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, PSA लगाएंगे, UAPA लगाएंगे, जैसा हो रहा है। जैसे हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान बाहर के जेलों में हैं, बहुत बुरी हालत में, कोई केस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, पर बंद पड़े हैं सालों से, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए लोगों में खौफ भी बहुत है, इसलिए बात भी नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है आपके साथ? आप इंडिया अलायंस के हर एक जितने भी समारोह होते हैं उसमें जाते हैं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी समर्थन में नहीं दिखाई दे रहे, आपके लिए नहीं आ रहे यहाँ पर। ऐसा क्या हुआ? एनसी के साथ क्या हुआ और इसके पे क्या? नहीं, देखिए, हमारा इंडिया अलायंस के साथ हम इसलिए नहीं जुड़े हैं, या राहुल जी के साथ हम इसलिए नहीं जुड़े हैं कि हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मैं समझती हूँ इस वक्त देश की मजबूरी है, जो देश में हो रहा है, जो गांधी का मुल्क है, गोडसे के मुल्क में उसको तब्दील किया जा रहा है, जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं,
तो वो भूल जाते हैं कि गांधी से बड़ा विश्व गुरु आज तक पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और गांधी के हाथ में लाठी थी और धोती पहनते थे वो, तो वो अपना प्रचार खुद नहीं करते थे, ना वो प्राइम मिनिस्टर बने कभी, ना प्रेसिडेंट बने। तो इसलिए जो हमारे पूरे मुल्क में जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उनके मदरसे बंद किए जाते हैं, उनके बुलडोज़र से मकान गिराए जाते हैं, और जो आपके आदिवासी उनके मुंह पे पेशाब किया जाता है, लड़कियों के साथ बलात्कारी जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, खुली छूट दी जाती है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि जितनी 40 साल में कभी नहीं थी, महंगाई ऐसी है कि 400 450 का सिलेंडर यूपीए का आज 1200 में मिलता है। तो ये सब मुल्क को, लोगों को बहुत परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी की जो हमारे संविधान, हमारे आइन की जो उसकी बेकदरी हो रही है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले तो 370 गैर आइनी तरीके से किया गया, उसके बाद पार्लियामेंट में जो कानून पास होते हैं वो हमारे आइन के मुताबिक नहीं, जैसे सीएए, मज़हब की बुनियाद पे आप लोगों से मतभेद नहीं कर सकते, पर वो हो रहा है, वैसा कानून है। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस, खासकर राहुल जी इस वक्त खड़े हैं इस मुल्क की जो रूह है, जो भाईचारा है, इस मुल्क का जो आईन है, संविधान है, उसको बचाने के लिए। इसलिए हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। वो हमारे को सपोर्ट करे नहीं करे, मेरे लिए वो माने नहीं रखता। मेरे लोग मेरे साथ हैं, मेरे लिए बहुत है वो। मैम, मुफ्ती साहब के बिना ये पहला इलेक्शन होगा आपका, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी होगी इसको लेकर, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरीके का आपको समर्थन मिल रहा है, खासतौर पे तब जो आपको कोरिलेट करते हैं। साथ में आपकी बेटी जो इल्तिजा हैं, वो भी डोर टू डोर, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका जो इनिशियल स्टेज था वैसा दिखाई देता है जब वो मिलाप करती हैं, मिलती हैं। तो मुफ्ती साहब का जहाँ तक सवाल है, तो मैं उनको भूली कब जो मैं उनको याद करूँ। वो हर वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साया होते थे, साये की तरह हम एक दूसरे के साथ चलते थे, डिस्कस करते थे, बात करते थे, डिबेट करते थे। तो मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब को 50 साल उनके वर्करों ने ज़िंदा रखा। वो पावर में बहुत कम रहे, मगर वो ज़िंदा रहे वर्करों के दिल में। तो वही वर्कर मेरे साथ भी इस वक्त। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब मेरे साथ साथ होते हैं। इंडिया अलायंस का क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 2 सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। अगर आप भी कोई ज़्यादा बात करेंगे तो आपको भी ईडी आ जाएगी, आपको भी जेल में डाल देंगे। तो क्या करेंगे आप? केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई बात साबित नहीं हुई, जेल में डाल दिया। इसको तो पूरा मुझे लगता है कि माफिया राज चल रहा है। सुपारी दी है ईडी को, और सुपारी दे के जिसको वो चाहते हैं बंद करते हैं। ये तो कोई मर्जी से तो कोई नहीं जाता है। हमारी पार्टी तोड़ी गई पीडीपी, उसमें 60% से ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल करके लिया गया, जो इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है। मतलब कि ये इस वक्त तो बीजेपी तो अकेली इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बीजेपी पूरे सरकार का, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, जितनी भी एजेंसीज है उनको अपने साथ मिला के, इवन इलेक्शन कमीशन फॉर दैट मैटर, इलेक्शन कमीशन भी नोटिस नहीं लेता है कि जो बीजेपी के लोग जो बातें करते हैं उसका नोटिस नहीं लेते हैं वो। मगर जो अपोजिशन की अगर छोटी सी बात भी होती है तो उनकी एक्सप्लेनेशन निकालते हैं। तो इस वक्त तो सारी जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के, वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। ऐसे में फिर भी मैं समझती हूँ कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ईडी का इतना इस्तेमाल करना, इसका मतलब है कि एनडीए डरी हुई है, घबराई हुई है। आपको लगता है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन राम मंदिर एक मुद्दे के तौर पर बुलाने की कोशिश है, या फिर इसको लेकर लोगों के बीच है क्या? इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इसका मतलब है 20 करोड़ नौकरियां अभी तक मिली होनी चाहिए थे। इन्होंने कहा था जो गैस सिलेंडर 450 रुपये में उस वक्त था, आज 1200 में है। इन्होंने कहा था हम 400 में देंगे, 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा हो जाएगा। जो बलात्कारी होंगे उनको सजा देंगे। आज तो राम रहीम जो अपने आप को कहता है वो तो खुला घूम रहा है। जो दूसरा वो पहलवान बच्चियों के साथ जिसने ज्यादती की, वो खुला घूम रहा है। मैं तो बिल्किस बानो की बात नहीं करूंगी, वो तो मुसलमान बच्ची थी, उसके साथ तो चलता है जो कहते हैं ये लोग। उनको तो हार पहना है इन्होंने उनके बलात्कारियों को बाद में। तो मेरा ये मतलब है कि ये आप देखिए कि ये कर क्या रहे हैं। तो अब 370 को नहीं बुनेंगे, राम मंदिर को नहीं बुनेंगे, तो क्या और क्या करेंगे? और है क्या इनके पास लोगों को दिखाने के लिए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्टेटहुड और इलेक्शन सितंबर में होंगे, कितनी तैयारी है आपकी? और जब वो ऐसा कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अब बदल गया है देश, अब देश दुश्मनों के घर में घुस के मारता है, बहुत बदल गया है। अपने बच्चे बीजेपी के लोगों के, जो गोदी मीडिया है उनके बच्चे
बड़े बड़े अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, बाहर के मुल्क में नौकरियां करते हैं, और यहाँ जो चलती है डिबेट, जो बीजेपी नैरेटिव चलाती है, गरीब के बच्चों के हाथ में इन्होंने झंडा दे दिया है, उनकी ज़बान पे नारा होता है, चाहे देशभक्ति का हो या मजहब का नारा हो, फिर वो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये दिया है इन्होंने देश को। गरीबों के बच्चों को इन्होंने अपराधी बनाया है, अपराधीकरण किया उनका। उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के बजाय उन्होंने पूरे मुल्क के जो नौजवान हैं उनको अपराधी बनाया है। वो बलात्कार करते हैं, उनको किसी का डर ही नहीं लगता। जैसे आपको पता है जो वहाँ उधर वाराणसी यूनिवर्सिटी में हुआ, क्या हुआ, उस बच्ची को नंगा नचाया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो कोई डर नहीं। ये दिया इन्होंने देश को, महंगाई दी इन्होंने देश को, बेरोजगारी दी है देश को। और जो हमारा सदियों का भाईचारा था, जो गांधी का मुल्क था, जिसके लिए गांधी ने अपनी जान दे दी, उस मुल्क को इन्होंने आज कहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि हमारे बड़े बड़े लीडर जो है वो बेरोजगारी की, महंगाई की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मछली किसने खाई, मीट किसने खाया। तो खुद ही बताइए कहाँ पहुंचाया देश को। स्टेटहुड और इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं, जैसा प्रधानमंत्री भी इस बात देखिए, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कभी भी किसी वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार होती है। तो जब होंगे तब देखा जाएगा। हम जब गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री बोलते हैं और साथ में प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि परिवारवाद का जिक्र करते हुए आपका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि तरक्की नहीं होने दी जम्मू कश्मीर की, अब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो देश तरक्की पे हो रहा है, क्या कहना है? सबसे बड़ा परिवारवाद जिसको वो कहते हैं नेहरू गांधी, मुझे बीजेपी में एक ऐसा परिवार बताइए जिसकी 4 पीढ़ियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 12 साल की थी जब वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। मुझे एक बीजेपी में बताइए जिसका प्राइम मिनिस्टर देश के लिए शहीद हो गया हो। मुझे बताइए ना कि ये जो परिवारवाद ने तो उन्होंने तो आज़ाद दिलाई। अभी जो चांद्रयान की बात करते हैं बहुत बड़ा चढ़ा के, वो इसरो किसने बनाया, किसने स्थापित किया, एम्स किसने बनाया, इस मुल्क को ये जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसने दी? इसी गांधी नेहरू फैमिली ने दी। हमारी तो बात, मैं तो 2 साल रही हूँ चीफ मिनिस्टर, मुफ्ती साहब 3 साल रहे, तो कौन सा परिवारवाद हो गया? मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की। मुझे नहीं मालूम कि ये जो इनकी पार्टी में है, चाहे पीयूष गोयल है, चाहे अनुराग ठाकुर है, या जो कांग्रेस से चले जाते हैं, जब कांग्रेस से इनके पास चले जाते हैं तो परिवारवाद नहीं होता है। जब मैं इनके साथ थी, सरकार में नहीं था, परिवारवाद नहीं था। जब उमर साहब बीजेपी में मिनिस्टर थे तब परिवारवाद नहीं था। जब वरुण गांधी चले जाते हैं बीजेपी में तो परिवारवाद नहीं होता। जब ज्योतिराज सिंधिया जाते हैं तो परिवारवाद नहीं होता है। जब जितेंद्र प्रसाद आ जाते हैं तो परिवारवाद नहीं होता है। मगर जब वो अलग होते हैं तो परिवार है। तो इनके पास तो कुछ कहने को है नहीं, तो क्या करेंगे आप? मैम, आपने जिक्र किया जब आपने सरकार बनाई उनके साथ, आपको लगता है वो चूक हो गई जब सरकार बनाया? हमने सोचा था कि ये बड़े ही देशभक्त लोग हैं। वाजपेयी को हमने देखा था, उनको आजमाया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले के लिए बहुत कुछ किया था। पाकिस्तान से बात की थी, यहाँ बातचीत हुई थी, रास्ते खोलने में उन्होंने एक शुरुआत की थी। तो हमने सोचा ये शायद देशभक्त लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर की समस्या को समझ के पूरे मुल्क का को जो ये जो एक दर्द है पूरे मुल्क में, दिल में दर्द है कश्मीर का, इसको ठीक करेंगे। पर उन्होंने तो दर्द को और ही ज़्यादा बढ़ा दिया, बल्कि अपने वोट की खातिर उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे मुल्क का जो मफाद था, जो पूरे मुल्क का जो इंटरेस्ट था, उसको भी दचका पहुंचाया इन लोगों ने। और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो आपकी क्या राय है? वो बेरोजगारी की बात क्यों नहीं आप लोग करते हैं? महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं आप? अब मुसलमानों का यूनिफाइड सिविल कोड है, तो मुझे ये बताइए कि इसके बगैर इनको और कुछ नहीं, क्या अचीवमेंट है इनकी? मुझे बताइए। बीजेपी की एनडीए सरकार की बेरोजगारी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, ये जो जुर्म करते हैं उसके हिसाब से मणिपुर में क्या हुआ, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ये यूनिफाइड सिविल कोड और ये तो सब भटकाने वाली बातें हैं। मैम, क्योंकि आपका कैंपेन का वक्त है, आप लगातार लोगों से मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, या उन सभी वोटर्स को जो कि आपको सुन रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति पे हर कोई बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखता है, समझता है? नहीं, मैं तो यही कहूँगी जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया हुआ है। जब हम पे गुजरी, जब 370 खत्म किया गया, संविधान का बेड़ा गर्क किया गया, तो पूरे मुल्क में लोग खुश हो गए कि देखो अच्छा हो गया। मगर आज पूरे मुल्क को पता चल रहा है कि वहाँ जिस तरह से लोगों को जेलों में डाला जाता है, बंद किया जाता है, कोई अगर जर्नलिस्ट भी कुछ लिखा तो उसको भी जेल में डाल देते हैं। जम्मू कश्मीर में तो वो हो ही रहा है। तो मैं अपने मुल्क के लोगों से यही कहूँगी कि संविधान को बचाने के लिए आज सामने आइए, वोट डालिए
और जो जमात संविधान के खिलाफ है उसको बाहर कर दीजिए और ऐसी जमात लाइए जिन्होंने पिछले 50-60 साल में इस मुल्क को संजो के रखा, संभाल के रखा और इस मुल्क को आज़ाद करने में अपना रोल अदा किया। तो ये हमारे साथ महबूबा मुफ्ती थी जो कि साफ तौर पे इस बात को कह रही हैं कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत सारी हैं लेकिन उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी है।